नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले पर बोले राहुल गांधी, श्री राम धर्म है और उनके नाम पर धोखा करना अधर्म। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी राज में घट गई यूपी की जीडीपी, बेरोजगारी 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल के टुकड़े टुकड़े नहीं करने देंगे केंद्र की भाजपा सरकार पर बरसी ममता बनर्जी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राम के नाम पर घोटाला करना महापाप है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले पर बोले राहुल गांधी, श्री राम धर्म है, उनके नाम पर धोखा करना अधर्म। जी हां दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के लिए जमीन की खरीदारी में भ्रष्टाचार की खबरों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस कथित घोटाले को अधर्म बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने हैशटैग राम मंदिर घोटाला भी लिखा है। इसके अलावा कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित जमीन सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी को इस घोटाले पर जवाब देना चाहिए। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उच्चतम न्यायालय यह आग्रह किया है कि वह मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में प्राप्त राशि व खर्च का न्यायालय के तत्वाधान में ऑडिट करवाएं तथा चंदे से खरीदी गई सारी जमीन की कीमत को लेकर भी जांच करें। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे आस्था का अपमान बताया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी राज में घट गई यूपी की जीडीपी, बेरोजगारी 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच राज्य की योगी सरकार की नीतियों और कामकाज की चर्चा और समीक्षा भी हो रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के यूपी की गद्दी संभालने के बाद एक तरफ राज्य की जीडीपी में गिरावट आई तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बेरोजगारी भी बढ़ी। उधर सोशल सेक्टर के खर्च में भी कटौती हुई। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश की जीडीपी 6.9% की दर से बढ़ रही थी। हालांकि 2017 से 2020 के बीच यह घटकर 5.6% की दर पर आ गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में साल 2011 से 2017 के बीच सोशल सेक्टर पर जितना खर्च किया जा रहा था, इसमें भी 2.6% की कटौती कर दी गई। यूपी में रोजगार के मोर्चे पर भी झटके लगे। साल 2011-12 में शहरी इलाकों में 1000 में से 41 लोग बेरोजगार थे। 2017-18 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 97 तक पहुंचा और 2018-19 के बीच 106 तक पहुंच गया। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 2011-12 के बीच प्रति 1000 में से 9 लोग बेरोजगार थे। 2017-18 में यह आंकड़ा बढ़कर 55 तक पहुंच गया। हालांकि 2018-19 में थोड़ा घटकर 43 तक आया। आपको बता दें कि यूपी पिछले साल फरवरी में यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि राज्य में कुल 33.94 लाख लोग बेरोजगार हैं, जबकि 30 जून 2018 तक यह आंकड़ा 21.39 लाख था। यानी जून 2018 से फरवरी 2020 के बीच बेरोजगारी की संख्या 58.43% तक बढ़ गई। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद सरकार की तरफ से लगातार अपराधियों पर लगाम कसने का दावा किया गया। ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी किए गए, लेकिन हाथरस जैसी घटनाओं ने सरकार के दावे पर सवाल खड़े किए। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 के बाद खासकर दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई। साल 2017 में जहां दलितों के खिलाफ होने वाली कुल आपराधिक घटनाएं 27.7% थी, वहीं 2019 में यह बढ़कर 28.6% तक। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के टुकड़े टुकड़े नहीं करने देंगे केंद्र की भाजपा सरकार पर बरसी ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह केंद्र सरकार को बंगाल के टुकड़े टुकड़े नहीं करने देंगी। यदि केंद्र सरकार यह सोचती है कि वह जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार और दार्जिलिंग को बेच देगी तो वह ऐसा नहीं होने देंगी। बंगाल में बांटो और राज करो की भाजपा की नीति को वह सफल नहीं होने देंगी। उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की भाजपा सांसद की मांग की भर्त्सना करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यह कोई राजशाही नहीं कि अपनी मनमर्जी से राज्य को तोड़ देंगे। यह राज्य सरकार की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है लोगों के अधिकार छीन लेना। जिस तरह से कश्मीर के लोगों के अधिकार छीन लिए गए, उनके जीने का अधिकार छीन लिया गया, वैसा बंगाल में कभी नहीं होने देंगे। बंगाल में लॉकडाउन पर अहम घोषणा के लिए राज्य सचिवालय नब्बान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने ये बातें कही। तृणमूल सुप्रीमो ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 10 साल में उत्तर बंगाल में बहुत काम किया है। कई मामले में दक्षिण बंगाल से
ज्यादा काम उत्तर बंगाल में हुआ है। वहां कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार उत्तर बंगाल को सजा रही है, वहां कुछ भी नहीं था। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में अफ्रीकन सफारी बना, विश्व बांग्ला क्रीड़ा केंद्र बना, पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी बना, सचिवालय की स्थापना की गई, भवाई सेतु बना, जोई ब्रिज बना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई पर चिदम्बरम का केंद्र पर तंज, कहा हर रोज ईंधन की कीमतें बढ़ाने वाले पीएम मोदी का शुक्रिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को कहा कि देश में मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह पेट्रोल एवं डीजलों की कीमतों में रोजाना हो रही बढ़ोतरी है। पूर्व वित्त मंत्री ने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब खुदरा मुद्रास्फीति मई महीने में उछलकर 6.3% पहुंच गई। यह महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊंची है। चिदम्बरम ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, थोक मूल्य सूचकांक 12.94% है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 6.3% है। ईंधन और ऊर्जा की महंगाई 37.61% है। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने यह दावा भी किया कि ये आंकड़े सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के घोतक भी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल में लगी आग से अब एनडीए में शुरू हुआ मतभेद, जेडीयू ने कहा कीमतें अब चुभने लगी है। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ अब एनडीए के अंदर से विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें अब चुभने लगी है और भारत सरकार इस पर तत्काल रोक लगाए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई देते हुए रविवार को कहा था कि सरकार को टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ और महामारी के दौरान सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड्स की जरूरत है। लेकिन जेडीयू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर टैक्स तत्काल घटाएं। मैं स्वीकार करता हूं कि तेल की कीमतें उपभोक्ताओं को चुभ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक साल में कोविड टीकाकरण पर 35,000 करोड़ खर्च होना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 8 महीने तक राशन देने पर 1 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। ऐसे संकट के दौर में हम वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च के लिए पैसे बचा रहे हैं। देश में पेट्रोल डीजल की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री की इस दलील से बीजेपी की अपनी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड सहमत नहीं है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हमें चुभ रही है, हमें दर्द हो रहा है और भारत सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को तत्काल रोक लगाए। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने एनडीटीवी से कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकारी नियंत्रण बहुत जरूरी है। सरकार को कोई ऐसी मैकेनिज्म लाना चाहिए जिससे पेट्रोल डीजल का मूल्य निर्धारण बाजार के हाथ में ना हो। राज्य सरकारों को वैट घटाना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाएं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महामारी के इस संकट में तेल की कीमतों को बढ़ाकर सरकार आम लोगों से पैसे की उगाही कर रही है, जो सही नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने एनडीटीवी से कहा, पहली बार पेट्रोलियम मंत्री ने जस्टिफाई किया कि सरकार आम लोगों के पॉकेट से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर पैसे इकट्ठा कर रही है, लेकिन अगर पैसे की जरूरत है तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को डिले किया जा सकता था। जबकि तेल अर्थशास्त्री किरीट पारिक ने कहा, सरकार पारदर्शी तरीके से देश के सामने ये जानकारी रखे कि वैक्सीनेशन के लिए इकट्ठा किया जा रहा 35,000 करोड़ रुपया कहां और कैसे खर्च हो रहा है। किरीट पारिक ने एनडीटीवी से कहा, सरकार को फंड्स की जरूरत है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए जो 35,000 करोड़ खर्च करना है वो कहां जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। अभी सरकार का वैक्सीनेशन प्रोग्राम डोल ड्रम्स में है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां आम लोगों की औसत कमाई घटी है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी पर पेट्रोलियम मंत्री के बयान पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। अब विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के अपने सहयोगी दल भी तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी पर रोक की मांग करने लगे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस मसले पर बढ़ते राजनीतिक विरोध से क्या। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सांसद संजय सिंह का आरोप, राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में 16 करोड़ का घोटाला, ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं शामिल। जी हां दोस्तों, पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव रखी थी, जिसके बाद से तेजी से मंदिर का निर्माण जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सिंह के मुताबिक ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने एक जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन बाद में इसकी कीमत 18 करोड़ रुपए दिखाई गई। ऐसे में इस मामले में 16 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है। हालांकि ट्रस्ट के पदाधिकारी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय सिंह ने कहा कि अयोध्या में जमीन की गाटा संख्या 243, 244, 246, जिसकी कीमत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, उसे 2 करोड़ रुपए में पहले खरीदा गया। इसके 5 मिनट 7:10 पर वो 18 करोड़ रुपए में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद ली। इसके लिए 17 करोड़ रुपए का RTGS भी किया गया। सांसद का आरोप है कि इस जमीन घोटाले में सुल्तान अंसारी, चंपत राय और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय भी शामिल हैं। संजय सिंह के मुताबिक इस भ्रष्टाचार में
में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का नाम आ रहा, क्योंकि वो खरीदारी में गवाह बने थे, जबकि मेयर बैनामा और ट्रस्ट की खरीदारी में गवाह थे। ऐसे में ये पूरा मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिस वजह से सीबीआई और ईडी से इसकी जांच करवाई जाए। वहीं मामला सामने आने के बाद से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनके मुताबिक मामले के दस्तावेजों की जांच कर आगे बयान जारी किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने तंज कस पूछा, मोदी सरकार का सबसे बेहतरीन मंत्रालय कौन सा? फिर बोले, झूठ और जुमलों का गोपनीय मंत्रालय। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने लगातार ट्वीट कर सरकार से सवाल किया है। रविवार को उन्होंने ट्वीट किया कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है। इसी ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि झूठ और फालतू नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रालय। बताते चले कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था कि कोरोना वायरस महामारी में लगाए गए लॉकडाउन से पैदा हुए आर्थिक तंगी से निपटने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मजबूती दी जानी चाहिए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में मनरेगा से लोगों को मदद मिलने से जुड़ी खबरों का हवाला देते हुए कहा कि इस समय जनहित सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया था, देश के कमजोर वर्ग को अब की बार भी मनरेगा से राहत मिल रही है। लॉकडाउन से पैदा हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए इस योजना को और मजबूत करना जरूरी है। सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है और जनहित हमारी जिम्मेदारी है। पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में भी शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर विरोध जताया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, जीडीपी गिर रही है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही है। आखिर भाजपा कितने तरीके से भारत को लूटेगी? बताते चले कि इससे पहले कांग्रेस नेता ने मांग की थी कि टीकाकरण केंद्र में बिना ऑनलाइन पंजीकरण के जाने वाले देश के प्रत्येक नागरिकों को टीका लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जिनके पास इंटरनेट नहीं है उन्हें भी जीने का अधिकार है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा था कि वैक्सीन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ही काफी नहीं है, टीकाकरण केंद्र पर जाने वाले हर उस व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए जिनका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हुआ है। जिनके पास इंटरनेट नहीं है उन्हें भी जीने का अधिकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर राहुल का हमला, कहा प्राइवेटाइजेशन से नहीं बल्कि न्याय से होगा गरीबों का भला। जी हां दोस्तों, केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से घाटे में चल रहे सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसी के तहत रेलवे ने कई ऐसी ट्रेनों का संचालन शुरू किया जिसका पूरा जिम्मा प्राइवेट कंपनियों के पास है। इसके अलावा एयर इंडिया समेत कई संस्थाओं के निजीकरण की भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसको लेकर मोदी सरकार हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहती है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत सरकार मोदी मित्र केंद्रित है, लेकिन उनकी प्राइवेटाइजेशन की योजना गरीबों की मदद नहीं करेगी। अगर कोई योजना गरीब जनता की मदद कर सकती है तो वो है न्याय। इससे पहले एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने पूछा कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है। इसके बाद उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि वो एक गुप्त मंत्रालय है जो झूठ और खोखले नारे तैयार करता है। आपको बता दें कि न्यूनतम आय सहायता योजना कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट है। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो इस योजना को लागू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार की मासिक कमाई 12,000 रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर किसी की आय 5,000 है तो कांग्रेस की सरकार बनने पर उसे 7,000 रुपए दिया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 21 मई 2020 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिदम्बरम का कटाक्ष, कहा जो उपदेश दुनिया को देती है उस पर पहले खुद अमल करे मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने G7 समूह की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकतंत्र एवं वैचारिक स्वतंत्रता पर जोर दिए जाने को लेकर सोमवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी सरकार जो उपदेश पूरी दुनिया को देती है तो उस पर उसे पहले खुद अमल करना चाहिए। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, G7 आउटरीच बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण प्रेरक होने के साथ साथ अजीबोगरीब भी था। मोदी सरकार जो उपदेश दुनिया को देती है उससे पहले भारत में अमल में लाना चाहिए। उन्होंने दावा किया, यह दुख की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे अतिथि थे जो आउटरीच बैठक में सीधे तौर पर मौजूद नहीं थे। अपने आप से पूछिए क्यों? क्योंकि जहां तक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का सवाल है तो भारत की स्थिति सबसे अलग है। हम जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक संक्रमित और सबसे कम टीकाकरण वाले देश हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को G7 के शिखर सम्मेलन के सत्र में कहा कि तानाशाही, आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, झूठी सूचनाओं और आर्थिक जोर जबरदस्ती से उत्पन्न विभिन्न खतरों से साझा मूल्यों की रक्षा करने में भारत G7 एक स्वाभाविक साझेदार है। विदेश मंत्रालय के अनुसार G7 शिखर सम्मेलन के मुक्त समाज एवं मुक्त अर्थव्यवस्थाएं सत्र में मोदी ने अपने संबोधन में लोकतंत्र, वैचारिक स्वतंत्रता और स्वाधीनता के प्रति भारत की सभ्यतागत प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सत्र को संबोधित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अडानी ग्रुप में 43,500 करोड़ निवेश करने वाले 3 विदेशी फंडों के अकाउंट फ्रीज, शेयर धड़ाम।
जी हां दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने 3 विदेशी फंडों के अकाउंट पर रोक लगा दी है। इन फंडों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसकी वजह से अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। NSDL ने अलबुल्ला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड के अकाउंट फ्रीज किए हैं। डिपॉजिटरी की वेबसाइट के अनुसार ये अकाउंट 31 मई को या उससे पहले ही फ्रीज किए गए हैं। सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयर टूटे। इस खबर की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर आज धड़ाम हो गए। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 15% टूटकर 1,361.25 रुपए पर पहुंच गया। अडानी पोर्ट्स एंड इकोनॉमिक जोन 14%, अडानी पावर 5%, अडानी ट्रांसमिशन 5%, अडानी ग्रीन एनर्जी 5%, अडानी टोटल गैस 5% टूट गया। अभी तक इस बारे में अडानी ग्रुप की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ये तीनों फंड मॉरिशस के हैं और सेबी में इन्हें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। तीनों का संयुक्त रूप से अडानी एंटरप्राइजेज में 6.82%, अडानी ट्रांसमिशन में 8.03%, अडानी टोटल गैस में 5.92% और अडानी ग्रीन में 3.58% का निवेश है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ओनरशिप के बारे में पर्याप्त जानकारी न देने की वजह से यह कार्रवाई की गई है। अकाउंट फ्रीज होने का मतलब यह है कि ये फंड अब ना तो अपने खाते के शेयर बेच सकते हैं और ना ही नए शेयर खरीद सकते हैं। विदेशी निवेशकों को हैंडल करने वाले डिपॉजिटरी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत इन अकाउंट से फायदा उठाने वाले स्वामित्व के बारे में पर्याप्त जानकारी न देने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। कस्टोडियन आमतौर पर अपने ग्राहकों को ऐसी कार्रवाई से पहले नोटिस देते हैं, लेकिन फंड से कोई जवाब न मिलने पर अकाउंट को फ्रीज करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा में विकास बनेगा मुद्दा, लव जिहाद और कोरोना पलायन पर जनता नहीं देगी वोट, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने रविवार को कहा कि कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों के प्रति बीजेपी ने उदासीन रवैया अपना रखा है। इससे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ही नुकसान होगा। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में लव जिहाद और गो आतंक जैसे मुद्दे नहीं चलेंगे, सिर्फ विकास का ही मुद्दा रहेगा। उन्होंने कहा लव जिहाद, गो आतंक, कोरोना पलायन और अन्य बेकार मुद्दों को जनता खारिज करेगी। स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और विकास के मुद्दे ही चुनाव में जीतेंगे। यूपी में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राज्य में गोरक्षकों की हिंसा लगातार बढ़ रही है। वहीं बीजेपी ने इस आरोप से इनकार किया है। इस साल की शुरुआत तक सभी का ध्यान पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर था, लेकिन अब जब वह पूरा हो गया है तो सभी का ध्यान आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर है। नवनियुक्त आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में राज्य को बर्बाद करने वाले सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण अभियान को अनुमति नहीं देगी। अपने पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी ने आरएलडी प्रमुख का पद संभाला था। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच अच्छे तालमेल और मजबूत कामकाजी संबंध हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के लिए दोनों दलों के बीच एक औपचारिक गठबंधन पर काम करने की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देने के लिए महागठबंधन बनाने की जरूरत है और क्या ऐसे किसी गठबंधन में बसपा और कांग्रेस शामिल होगी, इस पर चौधरी ने कहा उनके लिए मुद्दे पहले आते हैं और सभी गठबंधन भागीदारों के बीच तालमेल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसे शामिल किया जा सकता है और किसे नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन ईमानदारी के साथ एक लक्ष्य के लिए काम करेगा। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है, क्या वह विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, इस पर उन्होंने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 मिनट में 2 करोड़ के हुए 18 करोड़, राम मंदिर के लिए खरीदी जमीन में घोटाले का आरोप। जी हां दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया है। अयोध्या के पूर्व विधायक और सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 करोड़ में जमीन का बेनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बेनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। 18 मार्च 2021 को ही करीब 10 मिनट पहले बेनामा भी हुआ और फिर एग्रीमेंट भी। जिस जमीन को 2 करोड़ में खरीदा गया, उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों हुआ? पूर्व मंत्री पवन पांडे ने उठाए सवाल। पवन पांडे ने सवाल उठाए हैं कि मिनटों में ही 2 करोड़ की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ कैसे हो गई। राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पवन पांडे का दावा है कि 17 करोड़ RTGS किया गया, किन किन खाते में पेमेंट हुआ इसकी भी जाँच होनी चाहिए। प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार हो रहा है। 12,080 वर्ग मीटर यानी 1.2
208 हेक्टेयर जमीन का बेनामा और एग्रीमेंट हुआ। बाबा हरिदास ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेचा और उसी को ट्रस्ट ने खरीदा। 10 मिनट में जमीन की कीमत 16 करोड़ बढ़ गई। आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले में आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि 2 करोड़ की खरीदी गई जमीन को कुछ ही मिनटों बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बिक्री के लिए एग्रीमेंट किया गया। ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके 16.5 करोड़ के भुगतान का दावा कर चुका है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि 2 करोड़ की जमीन खरीद व 18 करोड़ के एग्रीमेंट दोनों में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा गवाह हैं। उनका कहना है कि इस तरह हेराफेरी करके दान के पैसों में 16 करोड़ की चपत लगाई गई है। उन्होंने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तत्काल इस मामले की CBI और ED से जाँच कराई जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।